उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य लोकप्रिय विषय है जिसका चयन आप करते हैं। आखिर यह लोकप्रियता हिंदी साहित्य की क्यों है? आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में अधिक अंक आते हैं तुलनात्मक स्तर पर, कम समय लगता है तथा यह निबंध में तथा सामान्य हिंदी में भी उपयोगी है। बचपन से आप हिंदी साहित्य पढ़ते रहे हैं। हिंदी भाषा और हिंदी आपकी जो मातृभाषा है वह नर्सरी के पाठ्यक्रम से लेकर के 10वीं तक तो हर विद्यार्थी ने पढ़ा है। अब अगर आप पाठ्यक्रम अपना देखेंगे, जो सेकंड पेपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का जो द्वितीय पेपर है जो 200 अंक का है, उस 200 अंक में जो खंड क है वो कविता खंड है और कविता खंड में पढ़ना क्या है और विगत वर्षों में क्या पूछे गए हैं सवाल। तो खंड क सेकंड पेपर कविता खंड, खंड क कविता से, और यह कहाँ पर लगा हुआ है? सेकंड पेपर में। प्रथम पत्र में जो 200 अंक का है उसमें आप जानते हैं कि भाषा विज्ञान और साहित्य का इतिहास होता है, और सेकंड पेपर में खंड क में पद्य खंड है और खंड ख में गद्य खंड है। तो हम लोग खंड क की चर्चा कर रहे हैं और इसमें 11 कवि आपके कोर्स में हैं। टोटल कवियों की संख्या 11 है और ये सारे 11 कवि, सभी जो 11 जो कवि हैं आपने पहले से नाम सुना हुआ है। जैसे कबीर का नाम सबने सुना है, उसी तरह से जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जायस गांव के रहने वाले और रायबरेली के रहने वाले हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। सूरदास आगरा और मथुरा के बीच, तुलसीदास आप जानते हैं राजापुर बांदा जिला, बिहारी, बिहारी का नाम भी आपने बचपन से सुना है। तो ये 5 मध्यकाल के कवि। बिहारी ग्वालियर के रहने वाले थे और एक केशव दास जो ओरछा के इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे, उनसे इन्होंने फारसी का अध्ययन किया था। उसके बाद बिहारी ने आगरा में रह करके, चूँकि मथुरा इनका ससुराल था, तो आगरा में रहते हुए इन्होंने रहीम से भी पढ़ाई की थी, रहीम से भी फारसी का अध्ययन किया था। तो बिहारी का समय है 1600 से 1666, ये समय है बिहारी का। कबीर का समय है 1300, कबीर के बारे में जानिए। कबीर का समय है 1398 से 1518। देखिए 120 वर्ष कबीर बहुत जिंदा दिली के साथ जीते रहे और अपने विचारों को जन भाषा में व्यक्त करते रहे। कबीर की जो रचनाएं हैं उसका संकलन हुआ और वो बीजक के नाम से जाना जाता है। बीजक। अब प्रत्येक विद्यार्थी कबीर को जानता है, बचपन से आपने कबीर को पढ़ा है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक है जो 3 भागों में सामान्यतः विभाजित है, साखी, सबद और रमैनी। तो कबीर में देखिए क्या पढ़ना है, 1 से 100 तक साखी पढ़ना है जिसका सरल अर्थ जानना है, और 1 से 20 तक पद संख्या। तो कबीर पहले कवि हैं, भक्ति आंदोलन के प्रतिनिधि कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि, संत काव्य धारा के कवि, और आपके उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, बनारस के रहने वाले कबीर। तो कबीर निरक्षर थे, उन्होंने आंखों देखी कहा है, यानी जो उन्होंने अनुभव किया वह अनुभव सत्य को अनभय तरीके से व्यक्त किया। कबीर का परिचय हम लोग अलग से जानेंगे, बहुत सरल सा परिचय, लेकिन यहाँ पर जानिए कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। एक और गुरु के नाम की चर्चा मिलती है, वो है शेख तकी। कबीर की शादी भी हुई, उनकी पत्नी का नाम लोई है, उनके संतान भी थे। यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए कबीर ने और अपने समय के अनुभवों को, अपने समय की समस्याओं को
भगवत भक्ति का आधार लेकर के व्यक्त किया है। यानी कबीर की जो भगवत भक्ति है, जो भगवान के प्रति भक्ति है, उसका एक सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ है। उसी सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ को इन पदों में आप देखेंगे। तो अब आपसे ये कहा जाए कि 1 से 100 तक साखी है, तो क्या सब पढ़ना है? निश्चित नहीं। पाठ्यक्रम में तो हैं, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी 50 जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ लेता है इनमें से तो पर्याप्त है। यानी संस्थान से दिए जाएंगे कि कौन से महत्वपूर्ण पद हैं, उनको आप देखें, उनके सरल अर्थ को जानना है। सभी को रटना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पदों को रटने लगें, साखियों को रटने लगें, तो ये रटना नहीं। दूसरे जो कवि हैं जायसी, जायसी को अगर राजनीतिक आंखों से समझेंगे तो यह शेरशाह का समय है। शेरशाह का नाम आपने सुना है, तो शेरशाह का समय। और इनकी जो प्रमुख रचना है 1540 में रचित है और इनका नाम है पद्मावत। पद्मावत यह एक प्रबंध काव्य है और प्रेम पर आधारित है। रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा है और रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती। ये जो रचना है 1540 में रचित पद्मावत, ये 58 खंड में 58 खंड में रचित है। तो 58 खंड आपको पूरा नहीं पढ़ना है। 58 खंड में मात्र 2 खंड पढ़ने हैं, सिंघल द्वीप और नागमती वियोग खंड। 2 ही खंड पढ़ना है। इसी 2 खंड पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे या व्याख्या पूछी जाएगी। तो सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड यह जायसी में पढ़ना है। वर्तमान में हम लोग कवियों का और पाठ्यक्रम में संबंधित जो कविता है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कबीर को आपने जाना सिकंदर लोदी के समय, जायसी को आपने जाना शेरशाह के समय। अगर राजनीतिक आंखों से देखें, जायसी की रचना पद्मावत प्रेम और समन्वय का यह सफल प्रबंध काव्य है जो 58 खंडों में है और मात्र 2 खंड आपको पढ़ना है। इसके बाद सूरदास है। सूरदास को कौन नहीं जानता, बचपन से ही पढ़ना रहा है। आपने 4वीं 5वीं कक्षा से सूरदास और उनके वात्सल्य वर्णन पर रचनाएं पढ़ी हैं। अभी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित और संकलित जो भ्रमर गीत सार है, उसमें जो ऊधो गोपी संवाद है, उस ऊधो गोपी संवाद का 50 पद पढ़ना है। और ये पद संख्या दी हुई है 51 से लेकर के 100, 50 पद पढ़ना है। अब इस 50 पद में 25 महत्वपूर्ण होंगे जो यहाँ संस्थान से दिए जाएंगे, अर्थ भी दिए जाएंगे, उसकी व्याख्या भी की जाएगी। तो ये आपको सूरदास से 25 पद देख जाना है। पाठ्यक्रम में 50 हैं। सूरदास आगरा और मथुरा के बीच रहते हैं, सीही और रुनकता नामक ग्राम में। आप जन्मांध माने जाते हैं और आपने कृष्ण के वात्सल्य वर्णन का चित्रण किया है। कृष्ण और राधा जो पौराणिक प्रसंगों में उपस्थित रहे हैं, यानी ऋग्वेद से ही कृष्ण उपस्थित हैं, लेकिन इन्होंने 16वीं सदी में कृष्ण को नए तरीके से अपने सामंती और शास्त्रवादी जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में देखने की कोशिश की है। यानी सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के रचनाकार हैं और आपको पौराणिक प्रसंगों को जानते हुए भी कुछ नवीन जो उद्भावनाएं हैं, जो नवीन प्रसंग है और जो नवीन योजनाएं की है, नवीन व्याख्या की गई है, उसको जानना है। यानी गोपियों और ऊधों का संवाद क्यों नियोजित है और उसके माध्यम से सूरदास कहना क्या चाहते हैं। तो बहुत कम सवाल बनते हैं, 2 या 3 प्रश्न बनते हैं इनसे। तो सूरदास, इनको हम लोग जानेंगे, सूरदास के बारे में, गोपियों की चरित्र योजना के बारे में, और भ्रमर गीत सार या उद्धव गोपी संवाद का उद्देश्य क्या है, ये सब प्रश्न बनते हैं। अगले कवि, महत्वपूर्ण कवि, राम भक्ति धारा के सर्व प्रमुख रचनाकार तुलसीदास। और तुलसीदास की रचना रामचरितमानस से कौन परिचित नहीं है। रामचरितमानस की रचना 1574-75 में हुई है और आप जानते हैं कि रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है। रामचरितमानस कितने कांड में है? 7 कांड में विभाजित है। यानी क्रम से अगर जाने तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड,
और लंका कांड और सबसे अंत में उत्तरकांड। तो आपके कोर्स में उत्तरकांड लगा हुआ है, रामचरितमानस का उत्तरकांड, और वहां भी दोहा संख्या 75 से लेकर अंत तक। तो रामचरितमानस का उत्तरकांड दोहा संख्या 75 से लेकर अंत तक राम राज्य की कुछ अवधारणा होगी, तुलसीदास के कुछ विचार होंगे, तुलसीदास का सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य होगा, तुलसीदास की भक्ति होगी। तो तुलसीदास का रामचरितमानस जो अब 75 से लेकर के अंत तक पढ़ना है, लेकिन यहां भी कुछ मुख्य दोहा चौपाई आपको यहां से दिया जाएगा, उसका सरल अर्थ दिया जाएगा, तो आप वही पढ़ें, उतना ही पढ़ लें, पर्याप्त होगा। वैसे आप बुक ये ले सकते हैं, गीता प्रेस की किताब आती है, बहुत सरल सी किताब, और वहां से 75 से लेकर अंत तक दोहा चौपाई के रूप आप इसमें पढ़ सकते हैं। तुलसीदास की और कोई रचना आपके कोर्स में नहीं है। बिहारी, आप जानते हैं कि बिहारी राजा जयसिंह के यहाँ दरबारी कवि थे, और उसके पहले वे ग्वालियर, फिर केशवदास, फिर रहीम, सबसे पढ़ते हुए और फिर अंततः रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, और जयसिंह के यहाँ दरबारी कवि हैं। उसी दरबार में, राजा जयसिंह के दरबार में, आपने बिहारी 713 दोहे इन्होंने लिखे हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे। इस 713 दोहे में 100 दोहे जो परिषद प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है आपके कोर्स में है। तो इसमें भी 100 दोहों में से आधे दोहे यानी 50 के करीब जो मुख्य हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और नोट्स में दिया जाएगा, तो वे पढ़ लें। यानी हम लोगों ने 5 जो मध्यकाल के कवि हैं, जिसमें 4 भक्ति काल के कवि हैं और 1 रीतिकाल के कवि हैं, यानी कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास, फिर उसके बाद बिहारी रीतिकाल के कवि। और आश्चर्य भी है और संयोग भी है कि ये सारे 5 कवि आपको सिविल सेवा के भी पाठ्यक्रम में हैं। तो जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए हिंदी साहित्य रखता है, तो लगभग पाठ्यक्रम आपको कहाँ मिल जाते हैं? सिविल सेवा में भी मिलते हैं। इसके बाद 3 कवि छायावाद के जो आपके कोर्स में है। छायावाद के 3 कवियों में, छायावाद का मतलब हुआ 1918 से 36 ये समय काल है, यानी गांधीवाद का समय काल, यानी कह सकते हैं असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इनके बीच का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, यानी 2 विश्व युद्धों के बीच, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बीच का जो कालखंड है वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। और छायावाद में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना की उपस्थिति है, प्रकृति वर्णन है, मैं शैली है, स्वतंत्रता का बोध है, इसके साथ साथ सौंदर्य चेतना है, रहस्यवाद भी है। तो इन सभी बातों को छायावादी रचनाकारों में आप देखेंगे। और छायावाद में जो सबसे पहले रचनाकार हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद 1890 से 1936 तक जयशंकर प्रसाद का जीवन काल है और बनारस के रहने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। इनके बचपन का नाम झारखंडी है, जब ब्रज भाषा में लिखते थे तो इनका नाम कलाधर था। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी है, यह रचना 1935-36 की है, और 1935-36 की रचना यह 15 सर्ग में, लेकिन आपको सभी सर्ग नहीं पढ़ना है, मात्र 2 सर्ग पढ़ना है, श्रद्धा सर्ग और ईड़ा सर्ग। तो इन्हीं 2 सर्गों से आपको व्याख्या पूछी जाएगी, श्रद्धा और ईड़ा सर्ग से, यानी कुल 15 सर्ग नहीं पढ़ना है, केवल 2 सर्ग यानी 2 अध्याय पढ़ना है, श्रद्धा सर्ग और ईड़ा सर्ग। यह 1935-36 की रचना है, राष्ट्रीय आंदोलन को व्यक्त करती है और मनुष्यता के विकास को, सृष्टि के विकास को, नवजागरण की चेतना को, कई सारे प्रसंगों को, जयशंकर प्रसाद के दार्शनिक चिंतन को, जयशंकर प्रसाद पर गांधीवादी प्रभाव को, यानी कई प्रश्नों से यह जुड़ती है। बहुत तार्किक तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे, श्रद्धा और ईड़ा सर्ग, और इससे संबंधित आपको नोट्स तो मिलेगा ही। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं और
आप अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। आपने प्रकृति पर 2 रचनाएं, नवजागरण से संबंधित ये 2 रचनाएं आपकी हैं, नौका विहार और परिवर्तन, और इनसे व्याख्या तथा प्रश्न पूछे ही जाने चाहिए, पूछा जाता है। आप छायावाद और प्रगतिवाद के रचनाकार हैं, सुमित्रा नंदन पंत। अगले जो कवि हैं, जिनको आपने बचपन से पढ़ा ही होगा, निराला, पूरा नाम है इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप महिषादल के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन इलाहाबाद और दारागंज में बहुत दिनों तक निराला रहे। निराला की सबसे प्रमुख कृति राम की शक्ति पूजा, जो 1936 की रचना है, आपके पाठ्यक्रम में है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, प्रबंधात्मक आयाम है इसका, और खड़ी बोली हिंदी की अद्वितीय रचना मानी जाती है। यानी 20वीं सदी खड़ी बोली हिंदी जिन रचनाओं पर गर्व करती है, उसमें राम की शक्ति पूजा भी एक है। राम की शक्ति पूजा में आधुनिक राम की बात हो रही है, और यह आधुनिक राम किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों से जूझ रहे हैं और शक्ति का संधान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी रचना 1936 की राम की शक्ति पूजा आपके कोर्स में है। इसका सरल अर्थ एक बार देख लिया जाना चाहिए, और तुलनात्मक आधार पर लिखने से अधिक अंक भी आते हैं। तो राम की शक्ति पूजा आपको दिया जाएगा सरल अर्थ के साथ। इसके बाद 3 कवि छायावादोत्तर हैं। छायावादोत्तर का मतलब है 1936 के बाद के 3 रचनाकार, यानी 5 मध्यकाल के थे, 3 छायावाद के रचनाकार थे और 3 छायावादोत्तर रचनाकार हैं। कुल 11 रचनाकार, यानी कुल 11 कवि आपके कोर्स में हैं। तो 3 जो छायावादोत्तर हैं उनमें अज्ञे हैं, पूरा नाम है इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 1911 में इनका जन्म हुआ, 87 में इनका निधन हुआ। इनकी रचना है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जिस काव्य संकलन का हिस्सा है, उसका नाम है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार यानी एक ऐसा द्वार जो आंगन के बाहर जितना खुलता है, वो आंगन के भीतर भी उतना ही खुलता है। तो विशेष हम लोग कक्षा पाठ्यक्रम में जानेंगे, लेकिन अभी इतना जानिए कि असाध्य वीणा 1961 में रचित है, 1961 में प्रकाशित है। एक ऐसी वीणा जो असाध्य है। आप भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसी वीणा की तरह है जो असाध्य है, लेकिन आखिर इस असाध्य वीणा को कौन संगीत मुखरित करता है? ठीक उसी प्रकार जैसे एक असाध्य वीणा को मुखरित करने का प्रयास, यानी यूपी लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की परीक्षा आप भी मुखरित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कविता में प्रियंबद नाम के एक साधक हैं जो अंततः वीणा को मुखरित करते हैं। संगीत का सृजन होता है, कैसे होता है, प्रियंबद की योग्यता क्या है, प्रियंबद की साधने की प्रक्रिया क्या है, और साथ साथ जब संगीत का सृजन होता है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसकी अपनी प्रकृति क्या है। तो व्यष्टि से समष्टि तक की इस यात्रा को हम इस कविता में देखेंगे। कविता बहुत ही अच्छी है और इसका काव्य पाठ आपको मिलेगा यहाँ से। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य पंक्तियां भी मिलेंगी, इसके व्याख्या के संदर्भ भी मिलेंगे। असाध्य वीणा बहुत ही सुंदर कविता। अज्ञे, आप साइंस ग्रेजुएट हैं अज्ञे और नौकरी करते थे। आपकी रचना असाध्य वीणा आपके कोर्स में। अगले कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ 1917 में, निधन हुआ 1964 में। मुक्तिबोध जी ग्वालियर के हैं और इनकी जो मुख्य रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है में से एक कविता आपके कोर्स में है, वो कविता का शीर्षक है अंधेरे में। यह कविता 1964 में प्रकाशित, 1964 में, और काव्य संकलन का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। यह एक लंबी कविता है। अंधेरे में नामक लंबी कविता में बहुत सारे प्रश्नों को उठाया गया है, जिसमें मध्य वर्ग की विसंगतियां क्या है, किस तरह से जो राजनीतिक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो प्रशासक है, जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं अधिकारी हैं, जो पत्रकार वर्ग है, ये सब कैसे एक साथ अंधेरे को बढ़ा रहे हैं और एक साथ भारतीय जनतंत्र को लूट रहे हैं। तो इस तरह से
यह जो कविता है अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की बात करती है, मध्य वर्ग को सतर्क करती है, मध्य वर्ग को दायित्व बोध सिखाती है, आज़ादी के बाद की रचना है और पूंजीवादी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करती है। तो यह रचना अंधेरे में 1964, रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आप एक शिक्षक थे, बहुत दिनों तक बीमार थे और इन सारी बातों को हम लोग विस्तृत कक्षा में जानेंगे। अगले कवि हैं बिहार से जुड़े हुए, उनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है और एक बार इनके पुत्र ने कहा था कि वैद्यनाथ मिश्र तो कोई भी हो सकता है लेकिन नागार्जुन होना कठिन है। तो नागार्जुन होना कठिन क्यों है? नागार्जुन जन कवि हैं, जन चेतना के कवि हैं, जन भाषा के कवि हैं, जन सरोकारों के कवि हैं और इनकी दो कविताएं आपके कोर्स में है। एक तो प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक सौंदर्य और साथ साथ अनुभव सत्य को व्यक्त करता हुआ बादल को घिरते देखा है, और एक दूसरी कविता है बहुत छोटी सी कविता पर अकाल पर सबसे अच्छी कविता अकाल और उसके बाद। ये 8 पंक्तियों की कविता है और यह माना जाता है कि नागार्जुन ने इन 8 पंक्तियों के अतिरिक्त भी कुछ न लिखा होता तब भी नागार्जुन बड़े कवि होते। नागार्जुन जन कवि हैं, आपको आधुनिक कबीर कहा जाता है, आप अनुभव सत्य और अनुभव सत्य को बोलने वाले हैं। नागार्जुन की प्रसिद्धि का कारण कई है, राजनीतिक कारणों से भी, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से भी। प्रगतिवादी चिंतक नागार्जुन और इनका समय है 1911 से 98। आपने साफ साफ कहा कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। तो हकलाने वाले कवि नहीं है नागार्जुन, अपनी बात को निडरता के साथ, अनुभव सत्य के साथ, आंखों देखी भाव के साथ कहते हैं। और हिंदी साहित्य में सिविल सेवा में भी पढ़ना है और आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पढ़ना है। ये दोनों कविताएं सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में भी हैं। अंधेरे में जो कविता है वो बिहार लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में भी है। असाध्य वीणा कविता सिविल सेवा के यानी यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हेतु कुल कवियों की संख्या 11 बनती है, जिसमें 5 मध्यकाल के कवि हैं। मध्यकाल को भी 2 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। भक्ति काल के कवि 4 कौन कौन? कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास। रीति काल के कवि बिहारी और 3 कवि छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 3 कवि छायावादोत्तर काल के, उनमें अज्ञेय हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध और नागार्जुन और इनकी रचनाएं। इस तरह से इस पूरे पाठ्यक्रम को यानी कविता खंड को यदि आप तैयार करते हैं तो 11 कवियों को पढ़ने में, समझने में तथा उत्तर प्रबंधन के लिए आपको 1.5 माह का समय लगना चाहिए। 1.5 माह का यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम लगभग 4 माह का है। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हेतु वैकल्पिक विषय के रूप में जो भी विद्यार्थी ईमानदारी से, कुशलता से, वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना चाहते हैं और 70% से अधिक अंक लाना चाहते हैं, तब वे 4 माह में इस विषय को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन वीडियो बनाए हैं और वो हैं 125 से अधिक वीडियो हैं जो पाठ्यक्रम के आधारित हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार हैं और प्रश्न पत्र कैसे पूछे गए हैं उसके आधार पर ये निर्मित हैं, बनाए गए। तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम में 125 प्लस वीडियोस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है वहाँ भी आप टेस्ट दे सकते हैं। मैं स्वयं कॉपी जांचूंगा आपकी और उसमें कमियां क्या हैं, उसमें सुझाव क्या हैं, उसमें तथ्य की गलतियां क्या हैं, उसमें वर्तनी की गलतियां क्या हैं, यानी डिटेल आपकी कॉपी की जांच होती है, उसमें सजेशन दिए जाते हैं और साथ साथ आदर्श उत्तर भी, मॉडल उत्तर भी आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग 11 कवियों को पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड पेपर में कहानियां, उपन्यास और नाटक भी हैं और प्रथम पत्र में भाषा खंड है और साहित्य का इतिहास, सेकंड पेपर में पद्य खंड और गद्य खंड।
तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। गद्य खंड की चर्चा अलग वीडियो में की जाएगी। सेकंड पेपर में कैसे बेहतर अंक लाए जाएं इसकी चर्चा होगी। प्रथम पत्र में कैसे पढ़ा जाए और कैसे बेहतर अंक लाए जाएं इस पर चर्चा होगी। यानी क्रमशः संपूर्ण चर्चा हिंदी साहित्य पर की जाएगी। आज की चर्चा केवल पद्य खंड पर थी। आपको सफलता की शुभकामना तथा अग्रिम बधाई।